दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे हाथों में हिंदी 2023 का मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे 2024 में जो आप 22 फरवरी को देने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि 2022, 2023 और 2021 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही 2024 में प्रश्न आते हैं और उसका संपूर्ण हल देखिए बोर्ड वाली मैं कॉपी भी आपके लिए लेकर आया हूं वहीं से, और इसका संपूर्ण हल कराऊंगा। कैसे क्या लिखना है, कैसे पूरा नंबर रैंकिंग करना है और आपको पूरा नंबर कैसे मिल जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। नहीं आता फिर भी इसका हल बता दूंगा कि कैसे पेपर में लिखें। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है वो भी आने लगेगा, आपको मैं अच्छा से अच्छा नंबर दिला दूंगा अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे पेपर लिखा जाता है और कैसे क्या करना है, हमें नहीं आ रहा है उस प्रश्न को कैसे क्या करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास हिंदी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर का रहता है, 30 नंबर हमारे विद्यालय तरफ से मिलते हैं। देखिए 3 घंटा 15 मिनट का हमारा टोटल पेपर रहता है। तो देखिए नोट लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है निर्धारित किया गया है, यानी 3 घंटे हमें लिखने के लिए मिलता है। और कोड देख लीजिए 801 डी ए कोड है हमारा, विषय कोड 901। आप उत्तर प्रदेश 2022 यानी 22 फरवरी 2023 को पेपर देने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिखें कैसे। ये देखिए बोर्ड वाली कॉपी भी लेकर आया हूँ आपके लिए, हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए ये सब सेम आपको यही कॉपी मिलेगी, जो मैं लेकर आऊँ ना सेम यही कॉपी मिलेगी आपको बोर्ड में। देखने जाइएगा यही कॉपी रहेगी पूरी। बताऊंगा कैसे क्या लिखें, नहीं आ रहा है फिर भी कैसे क्या लिखें, सब कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए हमारा हिंदी का है और ये सब है, आप ये सब तो जानते ही होंगे कैसे क्या है, OMR वगैरह देंगे। देखिए हम कॉपी लिखने से पहले हम इसमें देख लेते हैं हमारा MCQ आएगा। तो MCQ तो हमारे पास नहीं है, हम आपको MCQ का प्रश्न करा देंगे। आपको वहाँ गोला भरने के लिए एक आएगा, उसको अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके पास ला सकें। अभी वो हम नहीं ला पाए हैं क्योंकि वो हमें नहीं मिल पाया बोर्ड की तरफ से। देखिए हमारा खंड आ पार्ट ए में हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के रहेंगे और यानी 50 नंबर के हमारे लिखित रहेंगे। जो इस कॉपी में 50 नंबर के लिखना है और 20 नंबर के हमारे इसमें लिखना है। 20 नंबर के यानी MCQ रहेंगे, उसमें आपको गोला भरना है, कौन सा सही हमारा उसी में भर देंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं बहुत ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए। देखिए हमारा इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। इसमें देखिए दिया है ऑप्शन ए शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और भारतेंदु युग। तो आप देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, तो शुक्ल युग के लेखक यही होंगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा MCQ रहेगा ऑप्शनल बहुविकल्पी रहेगा, तो उसमें हम ए वाले में रहेंगे, तो ए वाले में हम गोला भर देंगे। जैसे यहाँ ए ऑप्शन रहेगा ना, ए वाले में हम इसे गोला भर देंगे तो हमारा यह सही हो जाएगा। ऐसे वहाँ मिलेगा OMR में हमें ए पर गोला भर देना है। देखिए हमारा दूसरा क्या प्रश्न है, गबन किस विधा है, गबन की विधा है यानी किस विधा की है। तो हमारे देखिए नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है। तो हमारे इसमें है एकांकी विधा की है, गबन हमारी एकांकी विधा की है। कंकाल के लेखक हैं देखिए मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए हमारा इसमें का है कंकाल के लेखक हमारे आचार्य जयशंकर प्रसाद जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसमें नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की टोटल 30 रचनाएं हैं। देखिए कमल का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय जी की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। ये वाला देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार हमें लगभग पूछा जाता है कि ये किसकी है कमल की सिपाही। देखिए अगर कमल की सिपाही पूछ रहा है कौन है, कृति है, किसकी कृति है, तो अमृत राय की है। और उसमें इसके लेखक, इसमें किसकी जीवनी लिखी गई, विधा देखिए जीवनी है, कमल का सिपाही ये जीवनी विधा है। और किसकी जीवनी लिखी गई है, तो इसमें प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। और अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र थे, तो उन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है कमल के सिपाही में। और देखिए 5वां हमारा क्वेश्चन है
शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938, 1900 से 1918, 1936 से 1943 और 1850 से 1900 तक। तो देखिए हमारे शुक्ल युग की जो समय सीमा है वह 1919 से 1938 ईस्वी तक है। साकेत के रचनाकार हैं, साकेत के रचनाकार हमारे क्या हैं, साकेत के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा की है साकेत रचना, सुमित्रा नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो देखिए साकेत जो रचना है हमारी वह मैथिली शरण गुप्त जी की है। महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, प्रयोगवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद। तो हमारे देखिए न प्रगतिवाद युग की है, न द्विवेदी युग की है, न प्रयोगवाद युग की है। हमारी महादेवी वर्मा वह छायावादी युग की है। छायावाद युग को हम शुक्ल युग से भी जानते हैं क्योंकि इसमें और शुक्ल युग में कोई भी समय का डिफरेंस नहीं है, हम एक ही नाम से जानते हैं इन दोनों को। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो गंगा लहरी हमारी है वह मतीराम जी की रचना है। आधुनिक काल की समय सीमा है, आधुनिक काल की देखिए समय सीमा क्या है, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से अब तक है। 10वां हमारा प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, युगांत, संध्या गीत, युगांत, दीप शिखर। तो इसमें देखिए हमारी महादेवी वर्मा जी की जो रचना है वह नहीं है, पूछ रहा है रचना है वो नहीं। देखिए निहार भी रचना महादेवी वर्मा की, संध्या गीत भी महादेवी वर्मा की है, युगांत भी है। तो हमारे इसमें क्या है नहीं, दीप शिखर। दीप शिखर हमारी महादेवी वर्मा जी की नहीं है रचना। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए जब हमें किसी वस्तु की वेशभूषा को देखकर हमें हास्य यानी हंसी उत्पन्न हो यानी हंसना, तो हास रस का स्थायी भाव होगा हमारा हास। वहाँ देखिए 12वां क्वेश्चन है, पीपर पास सरिस मन डोला, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। देखिए इसमें अलंकार है पीपर पास सरिस मन डोला, यानी इसमें हमारा है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोरठा छंद में चरण होते हैं, देखिए चाहे रोला पूछे चाहे सोरठा पूछे हमारे 4 चरण होते हैं, आप याद करिएगा 4 चरण होते हैं, 4 लगा दीजिएगा। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा है, 14वां क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग यानी इसके आगे का शब्द क्या है? तो देखिए ऐसा देखिए जब बनाएं कि हमारा दोनों को अर्थ निकलता रहे, तो हम इसमें बनाएंगे क्या, उप प्लस देश बनाएंगे। बन रहा है कि नहीं, उप बन रहा है और देश भी अलग बन रहा है, या बना देंगे उपदेश, तो हमारा इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। एक उप और देश हमारा इसका अर्थ निकल रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यय के भेद बताइए। प्रत्यय के भेद हमारे कितने होते हैं? प्रत्यय देखिए 2 प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं भेद इसके, एक जो लिखा रहता है, एक जो बाद में जोड़ा जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो हमारे इसमें 2 होते हैं, प्रत्यय के भेद 2 होते हैं। देखिए लाभ हानि में समास है, समास में बताना है। देखिए हमारे इस बार चैप्टर में जो है द्वंद्व और द्विगु 2 ही मात्र समास हमें पढ़ना है। तो देखिए लाभ माता पिता में हमारा द्वंद्व समास, लाभ हानि में भी हमारा द्वंद्व ही समास है। द्विगु समास 2 राहा, 3 राहा, 4 राहा, जिसमें अंक आगे आ जाए समझिए वही द्विगु है, और जैसे इसमें आ जाए लाभ हानि माता पिता भाई बहन, तो हमारा द्वंद्व समास होगा। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या है? मछली का पर्यायवाची देखिए हमारा इसमें है मीना, मीना होगा मछली का पर्यायवाची। और इसमें देखिए यद्यपि,
यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में देखिए हमारी संधि है, अयादि संधि भी नहीं है, दीर्घ संधि भी नहीं, यण संधि भी नहीं, हमारे इसमें वृद्धि संधि, हमारी इसमें वृद्धि संधि है। ये सब नहीं आता तो आप एक बार वीडियो पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन यह संधि और समास पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर से। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो हमारे देखें मधुना है, ऑप्शन नंबर बी। पठितम धातु का वचन एवं पुरुष है, देखिए हमारा क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्य पुरुष द्विवचन। देखिए हमारा इसमें होगा पठितम का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन हमारा इसमें का होगा ऑप्शन बी। तो देखिए हमारा 20 क्वेश्चन इसी प्रकार पूरे हुए ऑप्शनल के। अब मैं आपको मेन बताऊंगा, देखिए वहाँ तक तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नहीं आता तो कैसे लिखें, वहाँ तक तो आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको कॉपी में प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए मैं अब आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, खंड बा, देखिए यहाँ बा लिखा है। वर्णनात्मक प्रश्न, देखिए क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश देगा, उसके उत्तर दीजिए। ये प्रश्न देखिए ये पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और यही सब प्रश्न पूछा है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, आपको नहीं आ रहा है तो कैसे लिखें ये भी बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा प्रश्न पत्र है, इसको खोल लेते हैं। देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है, उसके पूरे फुल नंबर मिले थे। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बा, देखिए हमारा इसमें ऑप्शन भी है, आपको ये नहीं आता उसके उपयुक्त भी एक अथवा में देखिए है। यहाँ पास देखिए हमें क्या पहचानना रहेगा, देखिए यहाँ पास हमें देखना रहेगा मित्रता। देखिए यहाँ मित्रता दिख रही है ना, तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता नामक पाठ से, मित्र कहीं भी दिख जाए, देखिए यहाँ पे मित्र दिख रहा है, तो यह हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता वाला पाठ का है। और देखिए अगर ममता कहीं लिखा दिख जाए, ममता दिख जाए तो हमारा वह जयशंकर प्रसाद जी का है। और ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ईर्षा अगर कहीं भी दिख जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अजंता भी आ जाता है, अजंता अगर कहीं पास लिखा मिल जाए तो समझिए भगवत शरण उपाध्याय का है। अब इतना क्लियर हो गया। देखिए इसने क्या लिखा है, इसने देखिए यही लिखा है, मित्रता वाला लिखा है। ये देखिए संदर्भ पूछा है हमारे पहले पेज क्वेश्चन में, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये इसने पहले संदर्भ लिखा है और इसको 2 नंबर पूरे लिखे। संदर्भ में हमें क्या लिखना है, बस हमें इसका लेखक का नाम मालूम होना चाहिए और पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। देखिए हमारे इसने क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस हमें और कुछ नहीं लिखना, हमें इतना ही लिखना है, हमारा 2 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। देखिए 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर के सब रहेंगे। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। देखिए हमारा ये समाज में यहीं से देखिए हमारा जहाँ जहाँ लाइन खींचा है यही हमारा रेखांकित अंश है। तो देखिए हमें आता है चाहे नहीं आता, हमें इसको छोड़ना किसी हाल में भी नहीं है। बता रहा हूँ अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो देखिए समाज में विभिन्नता यानी अलग अलग, विभिन्नता यानी अलग अलग, आप कुछ भी बनाकर यहाँ तक लिख देंगे। इसी से रिलेटेड आप थोड़ा परिवर्तन कर दीजिएगा, आपका इसमें एक भी नंबर नहीं जाएगा। दूसरा नंबर देखिए ये दूसरा लिखा है, आपको इसी तरह हेडिंग देना और बता रहा हूँ दोनों तरफ लाइन बढ़िया खींचना पड़ेगा। और बीच में आप सीधा स्केच का क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, पेन नीली काली का प्रयोग खाली कर सकते हैं और स्केच सिर्फ ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी न पेन न स्केच का उपयोग नहीं कर सकते बोर्ड पेपर में। हाँ अगर चित्र बनाने में बायोलॉजी में आ जाए तो आप कर सकते हैं अलग पेन का भी यूज। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो इसमें देखिए यह बच्चे ने क्या लिखा है,
व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता को देखकर आकर्षित होते हैं। यहाँ पास देखिए, आप इतना पढ़ लेंगे ना तो आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी आपके पूरे 2-2 नंबर के हैं तो 6 नंबर आपके पूरे या पक्के समझो, इसमें आप कोई डाउट नहीं है। और हमारा देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश हमारा है गद्य का हो गया, पद का दिया है, तो उसमें का इसका दिया गया है। इसमें भी देखिए 3 प्रश्न पूछे हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, मधुकर शब्द का अर्थ क्या है। और इसमें भी देखिए अथवा कर 2 दिए रहेंगे। एक जे अतुलनीय है जिसके प्रताप, यानी राणा प्रताप जी का हल्दी घाटी वाला युद्ध वाला इसमें भी दिया है। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, इसने क्या लिखा है दूसरे प्रश्न में, ये देखिए देखिए हमारा क्या है, निर्गुण कौन देश को वासी, यानी हमारा यह है सूरदास। देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, देखिए आपको सूरदास वाला पाठ पढ़ लेना है। देखिए सूर्य है, सूर्य है और तुलसीदास का रहेगा ना तो उसमें तुलसी लिखा रहेगा। हर एक पैराग्राफ में आपको सूर्य दिख जाएगा, उसमें तुलसी दिख जाएगा। बस आप यदि सूर्य दिख रहा है तो पद नामक पाठ से सूरदास द्वारा रचित रचना है, कविवर सूरदास जी द्वारा रचित रचना है। बस आप इतना कर देंगे, रचित रचना नहीं, रचित नामक पाठ है। देखिए इसमें क्या लिखा है, पद संदर्भ में क्या लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है जिसके कविवर सूरदास जी है। आपको क्या करना है, पद में खाली एक चैप्टर पढ़ लेना है। जैसा मैं बता रहा हूँ, पद में हमारा सूरदास का पद वाला चैप्टर आपको पढ़ लेना है और दूसरा वन पद हमारे यूट्यूब पर यह वीडियो इसकी अवेलेबल है, आप वहीं से पढ़ सकते हैं एकदम आसानी से। और देखिए इसमें व्याख्या क्या करना है, व्याख्या रेखांकित अंशों की व्याख्या इसने देखिए करा भी है। रेखांकित अंश हमारे देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहे हैं, यही करना है आपको। और तीसरा क्या है, मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सब बता रहा हूँ। और देखिए तीसरा हमारा क्या है इसमें प्रश्न, देखिए ये रहे तीसरा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें देखिए हमारे 2-2 प्रश्न हैं, अथवा कर जिसमें भी है, 2 में से आपको एक करना है, किसी एक का करना है। तो 2 नंबर आप संदर्भ लिखेंगे तब मिल जाएंगे और 3 नंबर यानी इसका अनुवाद कर देंगे तब मिल जाएंगे। इसमें देखिए ऐसा नगरी, यह हमारा वो ऐसा नगरी नगर वगर की बात करें तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यह सब हमारे वाराणसी पाठ से लिया गया है। और मैं इसको बहुत अच्छे से, चैप्टर 1 है हमारा, बहुत ही अच्छे बहुत बारीकी तरह से पढ़ाया हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर कराया हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर पढ़ सकते हैं वाराणसी नामक पाठ। देखिए संदर्भ इसमें क्या है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इसमें चैप्टर का नाम लिखना है, बस उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। नहीं आ रहा है तो हमें छोड़ना नहीं, पेपर में अगर जैसे मिल जाए नहीं आ रहा है तभी नहीं छोड़ना, हमें इसी प्रकार कुछ भी बनाकर लिख देना है, अच्छी राइटिंग में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए दिए गए जो पद्यांश रहेंगे उसमें किसी एक का, 2 दिए हैं तो हमें किसी एक का संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ तो इसमें क्या करेंगे, संदर्भ सहित, इसमें बता दूं आपको जीवन सूत्राणी 9वां चैप्टर है, यानी सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है जीवन सूत्राणी, वही पढ़ लेना है। जीवन सूत्राणी का हमारा एक, इसमें 2 में से एक तो पक्का फंस जाता है, तो जीवन सूत्राणी पढ़ लेना चैप्टर। और देखिए ये हमारा जीवन सूत्राणी चैप्टर से ही फंसा है, ये देखिए चौथे का इसने लिखा है भी है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा ये चैप्टर। और 5वां देखिए क्या है, इसमें भी देखिए
2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर में अनुवाद करना रहेगा। 5 नंबर का पूरा पूरा क्लियर रहेगा। उसके बाद देखिए हमारा 5वां क्या है, आपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक उत्तर दीजिए। यानी देखिए आपको अपने टीचर से पूछ लेना है कि हमारे यहाँ का है क्या, अग्र पूजा है कि ज्योति जवाहर है। आपका ये जिला जिला का निर्धारित होता है, सभी जिलाओं का अलग अलग होता है। देखिए इसके जिला में तो अग्र पूजा था, अग्र पूजा का इसने किया है, 3 नंबर का रहता है। यानी आप एक पेज लिख देंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। वो आपको अपने स्कूल में पता कर लेना है। देखिए अगला क्या है, अगला हमारा है जीवन परिचय। देखिए हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 के हैं, 2 दिए हैं, 2 में हमारा ऑप्शन रहता है। देखिए हमारे 5 नंबर के हैं, 3 नंबर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर उनकी देखिए एक प्रमुख रचना, एक रचना लिख देंगे तो आपके ये 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी 5 नंबर आपकी इसमें पक्के हो जाएंगे। देखिए बता रहा हूँ मैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए इसमें पूरा जीवन परिचय कैसे लिखा है, आपको सेम इसी प्रकार लिखना है। क्योंकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर होता है वो पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता, सिर्फ इसको देख लेता है। अगर ये सही है हमारा ऊपर का तो उसके बाद वह सब सही कर देगा, इसको नहीं पढ़ेगा। अगर इसको देख लिए ये सही लिखा है तो वो जान जाएगा बच्चा सब सही लिखा होगा। देखिए किसी एक रचना को इसने तो पूरी पूरी रचना ही लिख दी। अब और है ही क्या पेपर में, इसने सब रचना लिख दी। आपको इसी प्रकार लिखना है। और काली और नीली पेन का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है आप जान लीजिएगा। मेन पॉइंट पर ब्लैक पेन का यूज कर देना है और बाकी नीली पेन से तो आप लिखेंगे ही। देख रहे हैं रचना पूरी लिखा है, आपको 2 रचना सबकी याद करना है। पूरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, नंबर तो उतने ही मिल रहे हैं। देखिए 5 नंबर इसको पूरे अर्जित हुए हैं, 5 नंबर पूरे। और ये भी 2 रचना लिखता तो भी उतने मिलते हैं, 1 रचना लिखता तो भी उतने मिलते हैं, 5 ही नंबर मिलेंगे। और अगला देखिए इसमें आपको मैंने इम्पोर्टेंट बताया भी है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लीजिएगा और पद्मलाल पुन्नालाल बख्श जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 पढ़ लीजिएगा, आप नहीं फंस जाएंगे तो बताना, 4 में पक्का आपके फंस ही जाएंगे। और हमारा देखिए दूसरा है यह भी 5 नंबर का, इसमें 1 प्रमुख रचना और 3 नंबर का जीवन परिचय लिखना है। देखिए हमारा तुलसीदास जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी जी का है। तो इसमें बता दूंगा आपको सूरदास का पढ़ लेना है, तुलसीदास का पढ़ लेना है, बिहारी 3 पढ़ लेंगे आपको पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आज से 20 साल पेपर पुराना उठा लीजिए, वहीं से पूछता है। बस 3 साल को आपको पढ़ लेना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। देखिए लिखा है पूरा तुलसीदास जी का लिखा है। देखिए इसमें इसको लगता है पूरा आ रहा था, इसीलिए जो पहला पूछ रहा है वहीं से लिख दे रहा है। एक लिखना था, एक पूरा लिख रहा है। देखिए जन्म स्थान, पिता, बचपन का नाम, भाषा, मृत्यु, यानी सब कुछ लिख देना है। और इसकी रचना भी देखिए 3-4 लिख दिया है, 3 रचना यहाँ पास लिख दिया है। और देखिए यहाँ पास उसमें जो उनके जन्म संबंधित दोहा है उसको भी लिख दिया है। अब क्या चाहिए, इसी प्रकार आपको भी लिख देना है। देखिए लिखते तो सभी बच्चे, पर उनमें से अलग कौन बच्चा करता है उसी को एग्जामिनर देखता है। अलग जो बच्चा करेगा उसी का नंबर अच्छा आएगा, ना कि सब एक ही तरह करेंगे तो उनका नंबर अच्छा आएगा। और उसके बाद देखिए हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ एक श्लोक लिखना है, कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए इसने लिखा है श्लोक एक, मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम, यानी हमारा वाराणसी वाले पाठ से एक श्लोक भी लिख दिया है। और उसके बाद उसके आंसर देना है। देखिए 2 प्रश्न दिया है 8वें में, 2 प्रश्न दिया है, उसके 2 उत्तर देना है। यानी 2 प्रश्नों को हल करना है। इसमें से 4 प्रश्न दिया है, 4 में से 2 आप कोई भी हल कर दीजिए। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन उतार कर थोड़ा बहुत विपरीत बदल दीजिए, थोड़ा जो समझ में आ रहा है, और आपका वहाँ पूरा सही हो जाएगा। बता रहा हूँ जैसे, लेकिन छोड़ना नहीं है। हमें याद रखना है कि एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित पर एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें देखिए प्रश्नोत्तर क्रमांक 9 है, 9 डाल के लिखा है, बढ़ गया। देखिए निबंध लिखा है, ये लगभग हमें पता है कितने पेज लिखना पड़ेगा, 2 से 2.5 पेज लिखना है। बेरोजगारी पर इसने निबंध पूरा लिख दिया है। रूपरेखा, प्रस्तावना, पूरी हेडिंग विस्तार में डाला है। देखिए
और इधर देखिए बेरोजगारी की समस्या, इसका उपसंहार, इसका निवारण, सब कुछ लिखना है हमें। करीब इसका 2 से ढाई पेज लिख देंगे तभी हमारा इसमें नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। या देखिए याद रखिएगा, निबंध हमारा जो है 9 नंबर के पूरे पूरे आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा निबंध है। निबंध को आपको बहुत ध्यान से देना है। नहीं आ रहा है कुछ भी लिखना है, बस हमें लिखना है 2 से ढाई पेज। उससे रिलेटेड क्या आप जानते नहीं, पूरा पूरा जानते, बस आप लिखने की कोशिश नहीं करते। अगर आप एक बार लिखना शुरू कर देंगे तो आप 3 पेज भी कम पड़ जाएंगे अगर आप लिखना शुरू कर देंगे उसके विषय में। तो दोस्तों निबंध के साथ हमारा देखिए पेपर का प्रश्न भी समाप्त हो गया है और हमारे क्वेश्चन तो पूरे समाप्त हो गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास ले आता रहूँगा। और हाँ, आपको फेल ज़रूर नहीं होने दूंगा, मैं आपका अच्छा नंबर लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।